मैंने अपने आप को अपने माँ बाप के बारे में पहले भी नहीं बताया था और अब भी नहीं बताऊंगा। मैं इस बात का तज़किरा भी पसंद नहीं करता कि मैं अपनी मौत की मुहिम से वापस लाहौर आकर अपने घर वालों से मिला या नहीं। ताहम लाहौर की फजा में मुझे एक तरह की अपनायत और सुकून का एहसास हो रहा था। कुलसूम के चेहरे से भी इत्मीनान झलकने लगा। मैं उसे उसके माँ बाप के घर फैसलाबाद ले जाना चाहता था। उसने कहा, यहाँ लाहौर के वसनपुरे में मेरी एक खाला का घर है, मुझे वहां पहुंचा दो। कुलसूम की खाला का घर वसनपुरे की एक तंग गली में था। कुलसूम को देखकर पहले तो उसकी खाला सकते में रह गई, फिर चीख मारकर उसे गले लगा लिया। जब उसे पता चला कि ढाका में सब शहीद हो गए हैं तो घर भर में कोहराम मच गया। मैं इस चीखो पुकार से फायदा उठाते हुए वहां से खिसक आया। बहरहाल इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि वहां से मैं अपने घर चला गया। घर वालों को अपने बारे में क्या बताया, दोस्तों के आगे क्या कहानी बयान की, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ का क्या जवाब पेश किया, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ 2 दिन अपने घर वालों के पास रहा और फिर एक रात कराची जाने का बहाना बनाकर इंटरनेशनल होटल में आ गया। एक गम बुरी तरह खाया जा रहा था। मुझे इंडियन जासूस के भेस में लाहौर में किताबों की एक दुकान खुलवा कर दी जाने वाली थी और लाहौर में मेरे वालिदैन और दोस्त अहबाब भी थे। ये बात कतई नामुमकिन थी कि मैं लाहौर में कोई कारोबार करूं और मेरी जान पहचान वाले मुझे मिलने ना आए। मैं असल में कौन हूं? मैं कर्नल गुरमीत सिंह से नहीं कह सकता था कि मुझे लाहौर में रहना पसंद नहीं, क्योंकि मेरी पसंद नापसंद की कोई हैसियत ही नहीं थी। अब लाहौर पहुंचकर मैं इस इंतजार में था कि जासूस मुझसे मिले और मैं उससे ये बहाना करूं कि लाहौर का पानी मुझे मुआफिक नहीं आया, इसलिए मुझे पिंडी में दुकान खुलवा दी जाए। मेरे पास बड़ी खतरनाक अहमियत की अशिया थी। मैंने कोड बुक, ट्रांसमीटर और V2 गोलियां एक कपड़े में लपेट कर बनियान के नीचे अपने कमर के गिर्द बांध रखी थी। लेकिन रात को होटल के कमरे में लेटे लेटे मुझे ख्याल आया कि कम से कम जहरीला सिगार जरूर अपनी जेब में निकाल कर रख लेना चाहिए, किसी वक्त भी खतरा पेश आ सकता है। मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में और खास तौर पर लाहौर में भारत के कितने जासूस हैं और कौन कौन मेरी निगरानी कर रहा है। अगर उन्हें किसी जरिए से ये मालूम हो गया कि मैं हकीकत में लाहौर का बाशिंदा हूँ और पाकिस्तानी मुसलमान हूँ तो वो मुझे हलाक करने में जरा सा भी तौक़ुफ़ नहीं करेंगे। चुनांचे मैंने एक सिगार निकाल कर जेब में रख लिया। मुझे ये सोचकर हंसी आई कि मैं पाकिस्तान में भारतीय जासूस की हैसियत से दाखिल हुआ हूँ। बज़ाहिर मैं बड़ा खतरनाक और अहम तरीन भारतीय जासूस था, लेकिन हकीकत में मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह या इदारे के किसी जिम्मेदार रुकन से खुफिया तौर पर मिलकर पाकिस्तान में मसरूफ़ अमल भारतीय जासूसों के बारे में मालूमात फराहम करनी थी, ताकि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का कला कमा हो सके। पाकिस्तान में भारत के कई जासूस काम कर रहे थे, लेकिन मुझे इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से भारत के स्पाई मास्टर जगदीश से मिलने की हिदायत की गई थी, जो गुज़श्ता 10 साल से फैसलाबाद में मास्टर फिरोजद्दीन के नाम से घड़ी साज की दुकान चला रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे दूसरे भारतीय जासूसों की निशानदेही करवा सकती थी, मगर मैं उस जासूस को इस किस्म के हालात पैदा करके पकड़वाना चाहता था कि इंडियन इंटेलिजेंस को मुझ पर जरा सा भी शक न हो, बल्कि मैं चाहता था कि उसके साथ मैं भी पकड़ा जाऊं और बाद में पाकिस्तानी पुलिस के ताउन से फरार हो जाऊं। ये काम पेचीदा और गौर तलब था। इलावा अजीम, मुझे पाकिस्तान में ऐसे अनासिर से भी मुतल्लिका महकमे को खबरदार करना था जिन्हें भारतीय हुकूमत अपने जासूसों के जरिए मुल्क दुश्मन लिटरेचर और रुपया पैसा फराहम कर रही थी। यकीनन ये वो हिंदू अनासिर थे जो सिंध में पाकिस्तानी बनकर कारोबार कर रहे थे। जिन 4 सियासतदानों के बारे में मुझे बताया गया था वो पहले पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक में पेश थे, लेकिन अब पाकिस्तान का इस्तेहकाम और यकजहती की बातें करने लगे थे। और जिन्हें मुझे V2 गोलियां खिलानी थी उनके बारे में मैं तय कर चुका था कि उनके करीब जरूर पहुंचूंगा, मगर उन्हें ख्यालात उलट देने वाली गोलियां नहीं खिलाऊंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर इंडियन इंटेलिजेंस ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान से अलहदगी की बात क्यों नहीं कर रहे, तो कह दूंगा कि मैंने चारों की चारों गोलियां खिला दी हैं। हो सकता है V2 गोलियों का असर न रहा हो। ये मेरे ख्यालात और अज़ाइम थे। आगे जो कुछ होने वाला था, जिस किस्म के हालात पेश आने वाले थे, उनसे बेखबर था और मैं उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि ये मेरे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत का सवाल था और इसके लिए मैं अपनी जान ही कुर्बान नहीं कर सकता था, बल्कि दूसरों की जान भी ले सकता था। होटल इंटरनेशनल में मुझे तीसरा रोज था कि मैं दोपहर का खाना खाकर सिगरेट खरीदने नीचे लॉबी में आया। सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एक सिगरेट सुलगाया और माल रोड पर निकल आया। गुलाबी जाड़े का मौसम था, बड़ी खुशगवार फजा थी। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मैं सिगरेट का लुत्फ उठाता नहर के पुल पर से उतरकर किनारे किनारे बागबान पूरा की जानिब चल दिया। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहा है। चुनाचे बहुत जल्द उस जात शरीफ से मुलाकात हो गई। अभी मियां मीर साहब वाला नहर का पुल काफी दूर था कि बाएं जानिब के दरख्तों में से एक मजजूब सा पतला आदमी निकल कर मेरे सामने आ गया। उसके गले में रंग बिरंग बनकों की मालाएं थीं, दाढ़ी लंबी थी। वो मेरे पहलू में आहिस्ता आहिस्ता धमाल डालता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने रक्स करते हुए मेरी तरफ गर्दन झुकाकर पाम ऑयल कहा,
तो मैं रुक गया और आहिस्ता से कहा, मिशन पाम ऑयल नारुमनी। मेरे होंठों से इन अल्फाज का निकलना था कि मजजूब ने रक्स करते हुए मेरे गिर्द एक चक्कर लगाया और बोला, बेटा जहाँ बैठ जाओ, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, हम तुम्हारा हाथ देखेंगे। एक कार हमारे करीब से गुजर गई। 3 आदमी जो माली लगते थे भारतीय जासूस को मजजूब समझकर हमारे करीब आकर रुक गए। भारतीय जासूस ने मजजूबों की तरह ईंट उठा ली और याहू हक का नारा लगाकर कहा, भाग जाओ नहीं तो जला डालूंगा। वो तीनों भाग गए तो भारतीय जासूस मुझे लेकर नहर के किनारे घास पर मोरपंख के पौधे के पास बैठ गया और मेरा हाथ देखते हुए बोला, कर्नल मनी, नए हुक्म के मुताबिक तुम्हें कल दिन के 10 बजे रावलपिंडी पहुंचकर रिपोर्ट करनी होगी। रावलपिंडी स्टेशन पर 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में तुम्हें चाय की एक स्टॉल पर एक आदमी चाय पीता मिलेगा। उसके गले में सुर्ख रुमाल बंधा होगा। तुम्हें अगला प्रोग्राम वही बताएगा। इतना कहकर वो याहू या हक का नारा लगाता हुआ उठा और धमाल डालता सड़क से उतरकर दरख्तों की तरफ चल दिया। मैं वापस अपने होटल आ गया। अगले रोज 10 बजे मुझे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होना था। मैं रात की बस पकड़कर सुबह पिंडी पहुंच सकता था। इस नए ऑर्डर से मुझे गोना इत्मीनान हुआ कि मेरा दायरा कार लाहौर की बजाय रावलपिंडी मुतय्यन किया जा रहा है, जहां मुझे कोई नहीं जानता। वक्त जाया करने की बजाय मैंने ब्रीफकेस उठाया, होटल का बिल अदा किया और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया, जहां से एक वैगन पकड़ी और रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। रात के 9:30 बजे रावलपिंडी पहुंचकर सदर के एक होटल में कमरा लिया, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो गया। सुबह आंख खुली तो 8:30 बज रहे थे। लाहौर के मुकाबले में रावलपिंडी का मौसम फरवरी के आखिर में भी सर्द था। नाश्ता करके मैं अखबार लेकर कमरे के बाहर धूप में कुर्सी पर बैठ गया और 10 बजे का इंतजार करने लगा। होटल से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। ठीक 9:45 बजे मैंने होटल से निकलकर तांगा लिया और स्टेशन पर 3rd क्लास वेटिंग रूम के बाहर जाकर उतर गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर एक दूसरे से बेजार बेजार बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर तवील इंतजार की बोरियत थी। मेरी नजरें टी स्टॉल की तरफ उठ गईं। वहां दूसरे मुसाफिर खड़े चाय पी रहे थे, मगर उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसकी गर्दन में लाल रुमाल हो। मैंने सिगरेट सुलगाया और एक बेंच के किनारे बैठ गया। अभी दिन के 10 बजने में 4 मिनट बाकी थे। ठीक 10 बजे मैंने एक पुख्ता उम्र के भारी भरकम आदमी को देखा कि शलवार कमीज पर गर्म चादर ओढ़े हुए है, हाथ में थैला है। वेटिंग रूम के तांगा स्टैंड वाले दरवाजे से गुजरकर टी स्टॉल पर आया और चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उस पर निगाहें गाड़ दी। चंद लम्हे वो स्टॉल वाले की तरफ मुंह करके खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर वेटिंग रूम में बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा लिया। ये वही भारतीय जासूस था जिससे मिलने के लिए मुझे हिदायत की गई थी। यकीनन उसे भी मेरा हुलिया बता दिया गया था। एक पल के लिए उसकी निगाहें मुझ पर रुकी, फिर उसने मुंह फेर लिया और कप होंठों के करीब ले जाकर इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेने लगा। वो मुझे हिंदू मालूम हो रहा था। उसके खदोखाल पोटोहार के मुसलमानों जैसे नहीं थे। रंग सांवला और सर के खशखशी बालों में सफेदी छलक रही थी। वो मुझे हरियाणे का हिंदू लग रहा था। टी स्टॉल पर दूसरे ग्राहक भी खड़े थे। मैं इस इंतजार में था कि लोग कम हो तो जाकर उसे अपनी शनाख्त करवा दूं और उसकी शनाख्त तलब करूं। वो भी शायद इसी इंतजार में था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कनखियों से मुझे देख लेता। मेरे बेंच के दूसरे कोने पर एक रेलवे कुली बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। कुछ देर बाद रेल की सीटी सुनाई दी। कुली उठकर गेट की तरफ दौड़ा। बेंच मेरे सिवा खाली था। भारतीय जासूस टी स्टॉल से हटकर फर्श पर बैठे मुसाफिरों की टोलियों का चक्कर काटकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे करीब आया और बेंच पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, एक सिगरेट सुलगाया और मेरी तरफ जरा सा झुककर बोला, मौलवी साहब क्या टाइम हुआ है। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की वजह से उसने मुझे मौलवी साहब कहकर पुकारा था। मैंने कलाई पर वक्त देखकर बताया। वो खामोश बैठा रहा। फिर उसने जरा सा करीब खिसकते हुए पूछा कि हवेलियां जाने वाली गाड़ी कब रवाना होगी। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब। मैंने जवाब में कहा पेशावर जाऊंगा। न तो मैं उससे शनाख्ती कोड पूछ रहा था और ना ही उसने इस ज़मन में कोई कदम बढ़ाया था। 5-7 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा कि मैं कौन सा तेल सर में डालता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा पाम ऑयल। वो खामोश हो गया। उसने थैले में से अखबार निकाल कर खोला और उस पर नजरें जमा दी। तुम्हारा मिशन कौन सा है? वो बड़बड़ाया। मैंने कहा कर्नल नारू। मैंने आगे का लफ्ज नहीं बोला और उसकी शनाख्त के लिए उसकी तरफ देखा। वो बोला कर्नल नारुमनी। बात खुलकर सामने आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को शनाख्त कर चुके थे। उसकी आंखें अभी तक अखबार पर थीं। वो मुझे धीमी आवाज में अपने पीछे आने का कहकर उठा और वेटिंग रूम के गेट की तरफ बढ़ गया। पिंडी रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर वो दाएं जानिब दरख्तों में घिरी हुई वीरान सी सड़क पर चल पड़ा। मैं कुछ फासला रखकर उसके पीछे चल रहा था। आगे एक ग्राउंड आ गया। सड़क के साथ गार्डनिया की बाड़ थी। उसके पीछे एक पत्थर की बेंच थी। वो उस पर बैठ गया। ये जगह सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था। उसने अपने थैले में से पुराने अखबार का एक टुकड़ा निकाल कर मुझे दिखाया। उस पर पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान की तस्वीर छपी हुई थी जो हर हुकूमत के खिलाफ बयान देने का आदी था। मैं उसकी सूरत और नाम से वाकिफ था। मैं यहाँ उसका असली नाम नहीं लिखूंगा।
आप यूँ समझ लें कि उसका नाम कुतुबुद्दीन है। मेरे साथी ने मुझसे उस सियासतदान का तारुफ करवाते हुए उसका असली नाम बताया और कहा कि इस सियासतदान को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हम कुछ अरसा कबल इसे अपने एक खास आदमी के जरिए V2 गोली खिलाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद इसने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बयान देने शुरू कर दिए। ये सियासतदान मुल्क की सलामती का ख्वाह है और अपने सूबे को अलग नहीं करना चाहता। बहरहाल हम इस बात से ही मुतमईन थे कि ये हुकूमत के खिलाफ बयान देता है, लेकिन कुछ दिनों से इसने एक बार फिर हुकूमत के हक में बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये सियासतदान एक ऐसे सूबे से ताल्लुक रखता है जहां के हालात बड़े नाजुक हैं और हम चाहते हैं कि वो सूबा अलग होकर भारत में शामिल होने का ऐलान कर दे। ये सियासतदान आजकल इस्लामाबाद आया हुआ है। तुम्हें सबसे पहले यहाँ इसलिए तलब किया गया है कि एक आलिम दीन की शक्ल में उस सियासतदान का कुर्ब हासिल करो, क्योंकि ये सियासतदान बहुत दीनदार आदमी है और पीरी फकीरी के चक्करों में बहुत जल्द फंस जाता है। इसीलिए इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है, क्योंकि जिन 4 सियासतदानों को हम अपनी V2 गोलियों का निशाना बनाना चाहते हैं वो सब के सब तवहुमात का शिकार हैं और तुम उन्हें आसानी से काबू कर सकते हो। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहा, इस तस्वीर को गौर से देख लो। मैंने अखबार का टुकड़ा उससे ले लिया, उसे बज़ाहिर गौर से देखा और फिर वापस कर दिया। उसने अखबार के टुकड़े को फाड़ कर फेंक दिया, फिर थैले में से एक नोटबुक निकाली, उसमें पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। ये कटे हुए बालों वाली एक हसीन लड़की की रंगीन तस्वीर थी। तस्वीर मेरे हाथ में देकर वो बोला, ये हमारी सीक्रेट सर्विस की लड़की है। इसका असली नाम सिंधिया है, लेकिन ये शबाना के नाम से इस्लामाबाद में हमारे लिए काम कर रही है। ये अमृतसर के एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती है। खालसा कॉलेज अमृतसर में BSc कर रही थी। हमने इसे अपने खुफिया स्टाफ में शामिल कर लिया, क्योंकि ये न सिर्फ अंग्रेजी रवानी से बोल लेती है बल्कि मुसलमानों के रस्म रिवाज से भी वाकिफ है। इसके हिंदू माता पिता मर चुके हैं। ये अमृतसर में अपनी खाला के पास रहती थी। हमने इसे 2 साल की ट्रेनिंग दी और स्मगल करवा कर एक मॉडल गर्ल की हैसियत से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। अपने हुस्न की वजह से ये ऊंचे तबके में बेहद मकबूल है और हमें बड़े कीमती सरकारी और सियासी राज ला कर देती है। तुम इससे भी मिलोगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सियासतदान वाली मुहिम को सर करना है। शबाना उर्फ सिंधिया वाकई हसीन थी। उसके हुस्न जहां से उससे बचने के लिए जरूरी था कि आदमी जबरदस्त किरदार का मालिक हो। वो बोला, तुम अपने आप को जहां चाहे जिस तरीके से भी मुतारिफ करवाओ, लेकिन तुम्हें इस्लामाबाद के किसी बेहतरीन होटल में रिहाइश इख्तियार करनी होगी। इसके लिए तुम्हें रकम बाकायदा मिलती रहेगी। मैं तुम्हें बार बार नहीं मिल सकता। तुम अपने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए 162.2 पर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कोई मशवरा लेना हो तो तुम शबाना से भी मिलकर बात कर सकते हो। उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हारी एक तस्वीर भी उसे भेज दी गई है। उसने कहा और शबाना की उस कोठी का नंबर बताया जहां वो एक उधेड़ उम्र की मुसलमान नौकरानी के साथ तन्हा रह रही थी। मैंने एड्रेस अपनी नोटबुक में लिख लिया। मेरे साथी ने बड़ी होशियारी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर थैले में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें 5000 रुपए हैं, अभी इनसे काम चलाओ। जरूरत पड़ने पर तुम्हें मजीद रुपए मुहैया किए जाएंगे। तुम्हारा मिशन बहुत जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त का बेताबी से इंतजार कर रही है जब ये सियासतदान जहां की हुकूमत के खिलाफ दोबारा बयान देना शुरू करेगा। इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें दूसरे 3 सियासतदानों की काया पलटने का काम सौंपा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने के 15 मिनट बाद यहाँ से उठना। वो उठा और ग्राउंड से निकल गया। मैं कुतुबुद्दीन के बारे में सोचने लगा, जो आजकल अपने सूबे की अलहदगी की बात नहीं करता था, और इसके बायस भारतीय हुकूमत को तशवीश थी, क्योंकि सूबा सिंध का ये लीडर कुतुबुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मुहिब वतन इंसान था और मुल्की हालात के पेश नजर पाकिस्तान की सालमियत के हक में बयान दे रहा था, और उसे भारतीय हुकूमत अभी तक न खरीद सकी थी, वरना ये मोर्चा इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कब का फतह कर लिया होता। मुझे इसी मोर्चे को किसी दूसरे अंदाज में सर करने के लिए यहाँ लाया गया था। 15 मिनट बाद मैं ग्राउंड से निकलकर अपने सदर वाले होटल में आ गया। मुझे उस होटल को छोड़कर इस्लामाबाद के किसी जदीद होटल में जाने के लिए कहा गया था। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था, पैसा भारतीय हुकूमत का खर्च हो रहा था। मैंने टैक्सी पकड़ लिया और इस्लामाबाद के एक शानदार होटल में जाकर एक कमरा ले लिया और वहां अपना नाम सैयद पीर शराफत अली लिखवाया। एक बात आया थी कि मैं V2 गोलियां अपने मुल्क के किसी सियासतदान को खिलाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि ये चारों सियासतदान कम से कम हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें, ताकि इंडियन हुकूमत को ये यकीन हो जाए कि उनका जासूस कर्नल मनी यानी मैं अपने फराइज बड़ी खूबी से अदा कर रहा हूँ। ये बड़ा कठिन और पेचीदा काम था, लेकिन मैंने उसके लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया। इस्लामाबाद में भी भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहे थे। जाहिर है वो मेरी एक एक हरकत की रिपोर्ट तैयार करके इंडियन सिफारत खाने के जरिए या बराह रास्त रेडियो सिग्नल की मदद से अपनी हुकूमत को भिजवा रहे थे। चुनाचे मैं उनकी शुकूक व शुबहात से बचने के लिए उन्हीं की बताई हुई हिकमत अमली पर चलना चाहता था। मैंने होटल में कमरा लेते ही अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि पंजाब के सैयद पीर शराफत अली साहब इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं और दुआ व वज़ाइफ के वसीले से दुखी
कि इंसानियत की खिदमत का अज़्म रखते हैं। हाजतमंद हजरात सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उन्हें होटल में मिल सकते हैं। किसी से कोई नजराना या फीस नहीं ली जाएगी। इश्तिहार का शाया होना था कि मेरे कमरे के बाहर लोगों की कतार लग गई। मैंने भी नकली पीर का बाकायदा ढोंग रचा दिया। कोई आकर अपनी कारोबारी तबाही का रोना रोता, कोई अपनी बीमारी का जिक्र करता। किसी को ये वहम था कि उस पर आसेब है। मैं दिल में 5 बार खुदा का नाम लेकर बड़ी नेकनियती से उन्हें दम करके रुखसत कर देता। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी कारगुजारी से निगरान भारतीय जासूस को इत्मीनान हो गया होगा, तो मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर कुतुबुद्दीन से राब्ता पैदा करने का फैसला कर लिया। ये सियासी लीडर इस्लामाबाद में अपने एक जागीरदार दोस्त के आलीशान बंगले में मुकीम था। इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के जरिए मेरी बतौर एक रूहानी आमिल के पब्लिसिटी हो चुकी थी।